अच्छा जी, कल हमने देखा था आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल हमने पढ़ा था सोडियम का, पोटेशियम का, और फिर इनकी परमेबिलिटी और सोडियम पोटेशियम पंप टू मेंटेन नेगेटिविटी इनसाइड एंड पॉजिटिविटी आउटसाइड। इसमें जो एक पॉइंट आज ऐड करना है कि कुछ चार्ज्ड एनाइंस या नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम ए माइनस से डोनेट करते हैं, these are also present inside the cell and they make character negative inside the cell along with the potassium. तो अगर हम इसको पॉइंट्स में देखें तो नंबर 1, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, it transport actively sodium out of the cell and potassium inside the cell, keeping the concentration of sodium high outside and potassium high inside. Number 2, given concentration gradient exists across the plasma membrane, the potassium tend to drive membrane potential to -70 or -90 millivolts as the case may be. And when the sodium drive occurs, or sodium drive or action potential or stimulus comes, this -90 or -70 is changed into +60. If we draw, this is 0, this is -20, -40, -60, -80. So the resting membrane potential is here, 20, 40, 60. एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर कल मैंने एक जगह देखा था तो वहां बता रहे थे आरएमपी इसका रेस्टिंग हाँ मेम्ब्रेन हाँ, किस का न्यूरॉन का वो -90 बता रहे थे। वो डिपेंड करता है कौन से न्यूरॉन्स है। -70 टू -90 है रेफरेंस रेंज। हर जो है वो डिफरेंट होता है ना। जब भी कोई जनरलाइज बात होगी उसमें रेंज होगी। जी सर, तो -90 भी ठीक है सर। जी बिल्कुल, -70 टू -90। थैंक यू सर। क्योंकि माइनस में जितनी जो वैल्यू होती है, जितनी वो छोटी होती है एक्चुअली में वो उतनी बड़ी होती है ना। इसलिए हम -70 टू -90 कह रहे हैं। वैसे जो है वो हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि अगर -90 करें तो वो और नीचे यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो ठीक है सर। जो ही सोडियम गेट खुलते हैं, सोडियम इन्फ्लक्स होता है, यहाँ से मूव करते हैं, पॉजिटिविटी इनसाइड बढ़ती जाती यहाँ तक के +60 तक चल जा सकती है, और वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। या आप कोई काम करते हैं, जैसे आपने अगर अपनी जो फिस्ट है वो क्लेंच करनी है, अपने हाथ बंद करने हैं, तो वहां से जब सिग्नल जाएगा और जो ही वो पॉजिटिव साइड पे जाएगी तब मूवमेंट होगी। अच्छा, नंबर 3, पोटेशियम इज वेरी मच डोमिनेंट इन मेंटेनिंग द नेगेटिविटी इनसाइड द सेल। जी जी के साथ एनाइन कौन जी। से हेलो पोटेशियम के साथ बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पोटेशियम के साथ एनाइंस जी, कौन से पोटेशियम के साथ एनाइंस कौन से ये जो भी कोई बोल रही हैं या बोल रहे हैं, इनकी आवाज नहीं आ रही। सर पोटेशियम के साथ एनाइंस कौन से होंगे सर आप जी ना तो मुझे मैसेज कर दें, मैं फिर आपको बाद में जवाब दे देता हूँ। पोटेशियम के साथ अनायंस कौन से होंगे?
जो एनाइंस प्रोटीन्स होंगे, इंट्रासेलुलर चार्ज प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। सेंटर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है प्रोटीन्स की वजह से इंक्रीज होगी, तो वो तो कैसे सोडियम को एक्चुअली ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो या तो आप मैसेज कर दें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, पोटेशियम जो है वो एक्सर्ट करता है डोमिनेंट इफेक्ट ऑन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकॉज द मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड एज अ रिजल्ट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 millivolts approximately. Number 4. During the establishment of action potential, the relative large net diffusion of potassium outward doesn't produce potential of -90 millivolts because the resting membrane potential slightly permeable to sodium and the relatively small net diffusion of sodium inside the cell, thus neutralizing the negativity inside the cell. ये जो आपने बात की है ना -90 और -70 वाली, ये जब हम आगे चलेंगे ना तब मैं क्लियर करूंगा कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कॉन्टिन्यूस फायरिंग क्या होती है, सेंस ऑफ पोजीशन क्या होती है और मसल टोन क्या होती है, तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट। 5 जो है वो लार्ज इंट्रासेलुलर एनाइन प्रोटीन है, एनायनिक प्रोटीन्स। तो these negatively charged intracellular proteins that cannot permeate the cell membrane, obviously they cannot pass through because they are large in size, unbalanced inside the cell during the outward movement of positive charge ions. So inside the cell more negative and then the outside. We knew about it. अच्छा, अब इसका फायदा क्या क्या हो सकता है? एक तो ये फायदा हो सकता है कि न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स जो हैं they can alter the membrane potential to send signals and create motion. Send signals plus movement. क्योंकि जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा, स्टिमुलस आएगा, पोलैरिटी रिवर्स होगी मेम्ब्रेन की, तो सिग्नल जाएगा। और नंबर 2, एक्साइटेबल टिश्यूज जो है वो एक्साइट हो जाएंगे, रैपिडली एक्साइट होंगे, उनकी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा चेंज होगी, सोडियम इनफ्लक्स होगा, पोटेशियम आउटफ्लक्स होगा, जिससे कि फौरन सिग्नल जाएगा और जो है मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स होगी। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। अच्छा, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये इस पे डिपेंड करते हैं कि सिग्नल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना अर्जेंटली रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल, आपने उठ के दरवाजा खोलना है, आप 1 मिनट बाद भी खोल सकते हैं, लेकिन जो आपके दूसरे, ये समझने के लिए सिर्फ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको अगर कहीं से चोट लगी है या कंप्रेशन या मैकेनिकल इंजरी हुई है तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। अगर उसकी इंटेंसिटी कम है तो आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी से आपको स्टिमुलस होगा, उतने ही ज्यादा आपके रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, उतनी ही ज्यादा सोडियम आयंस जल्दी जाएंगे और उतना ही वो पॉजिटिविटी वाला लेवल जल्दी अचीव होगा और उतना तेजी से ब्रेन को सिग्नल जाएगा और वो फौरन कंप्लाई करेगा।
अब ये जो हम बात कर रहे हैं स्टिमुलस होता क्या है? किसी को पता है स्टिमुलस क्या होता है? सिग्नल। कौन सा सिग्नल? बेटा ये जो आप बात कर रही हैं, आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे सिर्फ शोर सुनाई देता है और कुछ नहीं सुनाई देता आपका। या तो माइक आपका दूसरा है, या माइक जैसे माइक की डिस्टॉर्शन आती है ना जब आप बोलती है, तो माइक की डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है। अच्छा चलें। Stimulus बेसिकली ये एक incites the activity. नहीं, वो रिसेप्टर है। पता क्या, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। ये याद रखना, स्टिमुलस हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स है या कोई इवेंट है। एक्सटर्नल फोर्स है या कोई इवेंट है जब वो एक्साइटेबल टिश्यू को, जो कि एक्साइट हो सकता है, उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, तो वो आगे से रिस्पॉन्स जनरेट करती है। एक्साइटेबल टिश्यू, तो उसके बाद ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। आप जितना मर्जी अपने टेबल को, दीवार को मारते रहे, उन्होंने कौन सा आपको रिस्पॉन्स देना है? यही आप जरा बाहर किसी को लगा के देखें, वो फिर बंदा आपको बताएगा। अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, टाइप्स जो हैं स्टिमुलस की, अब शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। नंबर 1, इलेक्ट्रिकल। Mainly in neurons to produce action potential in neurons. Number 2, I think I should change the color. Hormonal. हार्मोनल में बेसिकली आपके ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, जो कि वो भी हैं, लेकिन आप समझ ऐसे ही आती है कि हार्मोन से रिलेटेड होगा। लेकिन हार्मोनल जो स्टिमुलस हैं वो क्या हो सकते हैं? हमने देखा है स्टिमुलस एक ऐसी चीज है जो कि एक्साइटेबल टिश्यू के ऊपर एक्ट करे और उसके आगे से रिस्पॉन्स लेके आए। तो हमारे पास जो हार्मोन्स है ना, वो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन ऐसे हार्मोन हैं जो हार्ट रेट को तेज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर इसकी हम एग्जांपल दें तो हम इसका एड्रेनालिन लेंगे, क्या करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट। इन्होंने मैकेनिकल काम क्या किया, इन्होंने हार्ट रेट बढ़ा दिया। नंबर 3, थर्मल, जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, जो आपकी स्किन जो है ना वो हॉट एंड कोल्ड को सेंस करती है। नंबर 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपके आई के रिसेप्टर्स आते हैं, जिनमें रॉड्स एंड कॉन्स हैं। कॉन्स फॉर कलर विजन एंड रॉड्स फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन। नंबर 5, केमिकल। केमिकल में आते हैं आपके चस्के, जो आपके बंद नहीं होते, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह के, टेस्ट बड्स। और नंबर 6 है साउंड।
auditory cells, auditory hair cells. वो मुझे पता है इस टाइम काफी सारे लोगों के साउंड रिसेप्टर्स जो हैं वो ठुस हुए होंगे। ठीक है जी, ये स्टिमुलस, ये उसकी टाइप्स आ गई। अब इसमें दो तरह के स्टिमुलस, ये तो होगी ना टाइप कैटेगराइजेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, ईदर यस और नो। आपको काम करते हैं when you appear in the exam, either you will pass and then you will be fail, कोई दरमियान वाला काम नहीं होता। तो इसी तरह स्टिमुलस भी जब आता है, या तो वो रिस्पांस जनरेट करता है या वो रिस्पांस जनरेट नहीं करता। either it can produce an action potential or it cannot। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक और तरह के स्टिमुलसेस होते हैं, दो तरह के। और the first one which cannot produce this response, that is called subthreshold. It is a very weak stimulus, very weak signal that it cannot produce response. And the signal that can, or the stimulus that can produce a response, that is threshold stimulus. Yes, it is strong signal, and the minimum strength of this stimulus or this signal or this action potential can produce excitation called threshold stimulation response. That is no response. So in short, or in a review, we can say that electrical signals that are produced by the changes in the ions movement across the plasma membrane by influx of sodium and outflux of potassium, changing the permeability. The triggering agent stimulus changing the permeability. After the ion flow from opening and closing of the gate, membrane potential fluctuates and electrical signals generated. In short, there's a strong signal, threshold signal came. The permeability become changes, sodium move inside, and potassium will move outside, producing this sort of effect that the permeability of one portion of the cell membrane is changed, and it will be gone like this, and behind the remaining part of the cell membrane becomes normal or becomes again the resting membrane potential when the stimulus is moved forward. So there are two types of electrical stimulus or electrical signals. Number one is graded potential, and number two is action potential. So what would be the difference between graded potential and action potential? Actually, we can say that both are the same, but the main difference is that graded potential are the short distance signals and action potential are the long distance signals. That's all. This is short distance. This is long distance. This is the main difference between the two types of electrical signals. That one is the short distance signal, and other one is the long distance signal. And now we came to the
हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल की। हमें भी एक्शन पोटेंशियल शायद हमारा आज ना पूरा हो, कल पूरा हो। अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें, मेन बेसिक जो बाकी चीजें हैं, जो और चीजें रह गई हैं, दैट वन इज पोलराइजेशन, depolarization, hyperpolarization, repolarization, and overshoot. So, depolarization. Depolarization is the state when there is a reversible of the polarity across the cell membrane started, or there is a decreased potential difference between inside and outside the cell. Just like the previous example, the amount of positive charge ions as they move in and the resting membrane potential is going upward from minus 70 to minus 50 or minus 40. So a decrease in the potential difference between the inside and the outside of the cell is called depolarization. Another way, when a stimulus comes and the polarity changes across the cell membrane, the sodium tends to move to inside the cell, and that there become positivity inside the cell and negativity outside the cell, and this process is called depolarization. Then hyperpolarization. Hyperpolarization is an increase the potential difference between inside and outside the cell. When there is a strict lockdown, there will be no movement from outside to the inside and inside to the outside. Then the potential difference between the cell inside and outside cell membrane, it become increases. It will increase the potential difference between in intracellular fluid and extracellular fluid. Hyperpolarization. We can take again that graph example, that this one. Normally in this case, or in this scenario, or in this tissue having the minus 70 millivolts of resting membrane potential, when a stimulus came here, the polarity or positivity inside the cell become changes, and the threshold or the potential difference is decreasing, and it will about to reach to the zero, and then it will become positive to perform in stimulus, and then came back. When it came back, or it will become more down at minus 90. Normally the resting membrane potential of this specific tissue is minus 70, but after an action potential it will become more potentially different, or the potential difference between the cross cell membrane is much more than the previous normal state. Then it this point is called this point is called hyperpolarization. Hyperpolarization, that it is polarized much more than its normal resting membrane potential. Then repolarization. Repolarization, again go to that graph. After some time, this minus 90 becomes normal and came back to minus 70 of resting membrane potential. This returning of resting membrane potential is called repolarization, and
The last one, or the not but not the least, is overshoot. When the inside of the cell become positive due to the reversal of membrane potential polarity. This is called overshoot. When the cell become positive and this resting membrane potential has crossed the zero and become positive, and this performing the action, very strong action, and then returning back to the normal resting membrane potential, this is overshoot. Now we came to the